Hello students, welcome to my class Polity Achiever and a very good morning to all of you। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग चला रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था। नंबर 2 है, यह संविधान के अधीन भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 1 है वो राइट है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था एक विशेष अधिकारी का, और जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ओके, मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित कोई भी प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, बाद में जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 में बना है और उसने रिकमेंडेशंस दी हैं अपनी, तो उन रिकमेंडेशंस के आधार पर जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 1956 में, उसमें संविधान के भाग 17 में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया जो कि था 350B। तो इस 350B में क्या क्या प्रावधान थे इनको हम देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट है। विशेष अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो भी उपबंध किए गए हैं उन सभी विषयों का वो अन्वेषण करे, इंस्पेक्शन करे। इसके बाद वह इन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को प्रेषित करवाएगा। इसलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो राइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का उपयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी ओनली 2 and 4। 2 यानी प्रभुत्व संपन्न और 4 है लोकतंत्रात्मक। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इनको 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें केवल न्यायिक पद धारण कर चुके व्यक्ति सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। ओके, सेकंड है, इसके पास अभियोजन की शक्ति नहीं है। एंड थर्ड है, यह स्वप्रेरणा से किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 2 and 3। अब एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो, सम्मिलित होते हैं। आयोग के कार्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या पीड़ित व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच करना, बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों का दौरा करना और मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, यानी रिसर्च करना और उस रिसर्च को बढ़ावा देना, ये सारी बातें यहाँ पर शामिल होती हैं। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं और ये शिकायतें हिरासत में मृत्यु, हिरासत में बलात्कार, गायब होना, पुलिस के अत्याचार, कार्रवाई न करना, महिलाओं के अपमान, इस तरह की रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर आयोग को अभियोजन की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह केवल सरकार को रिकमेंड कर सकता है या उन्हें सजेस्ट कर सकता है कि आप
इस तरह की कदम उठाइए, या फिर जो न्यायालयों को सजेशन दे सकता है कि उसके द्वारा की गई जांच के आधार पर कार्रवाई की जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इनमें नागरिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य दोनों सम्मिलित हैं। नंबर 2 है, संसद इनमें से किसी के भी पालन में विफलता के लिए उचित अर्थदंड का प्रावधान कर सकती है। नहीं, ये प्रावधान विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पर डी है, 1 2 3। इनमें नागरिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य दोनों को ही शामिल किया गया है। कर्तव्यों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में शामिल किया गया था। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें शामिल किया गया था कर्तव्यों को। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री ये रहा था कि उस वक्त नेशनल इमरजेंसी के हालात थे, ठीक है। तो मैडम जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी बोलते हैं, और इनको ये कहा कि आप इस तरह की चीज़ें कीजिए। कर्तव्यों को शामिल करने का रीज़न एक ये भी था संविधान में कि लोगों को उस वक्त ये एहसास कराने की ज़रूरत थी कि आपके लिए कुछ, अगर आपको राइट मिले हुए हैं तो आपके लिए कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिनको आपको फुलफ़िल करना है। तो इस तरह से फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। तो जब स्वर्ण सिंह जी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी तो उसमें केवल 8 रिकमेंडेशंस थी, केवल 8 संस्तुतियाँ थीं। लेकिन जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तो उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ओके, ये 1976 की बात है। इसके बाद जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको शामिल किया गया है 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, और उसमें ये कहा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए एजुकेशन देना ये पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। तो इस तरह से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ ये है कि इन्हें कानून के द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है, इसलिए संसद इनमें से किसी के भी पालन में विफलता के लिए उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है अगर संसद ऐसा चाहे तो। थर्ड है, नागरिक या विदेशी सभी के लिए लागू होने वाले कुछ मूल अधिकारों के विपरीत मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं, वो विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं, उनका विस्तार विदेशियों पर नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह नागरिकों के मध्य और नागरिकों एवं सरकार के मध्य संबंध निर्धारित करता है। नंबर 2 है, यह सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, सी है, जिसमें 1 और 2 दोनों हैं, जो ये कहते हैं यह नागरिकों के मध्य और नागरिकों सरकारों के मध्य संबंध को निर्धारित करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान तो इससे पहले अमेरिका का भी था, लेकिन वो सबसे बड़ा संविधान नहीं है। अमेरिका का संविधान काफ़ी छोटा है। ओके, 1000 पन्नों में सिमट कर रह गया है वो सिर्फ ओनली, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू इतना पावरफुल है, जुडिशरी इतनी पावरफुल है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। किसी देश का संविधान लिखित नियमों का एक संग्रह होता है जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। यहाँ एक सर्वोच्च कानून होता है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहते हैं, उनके बीच संबंध और लोगों सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयुक्तों के पद की सेवा संबंधी शर्तों और उनके कार्यकाल के संदर्भ में आर्टिकल 324 के तहत प्रावधान किए गए हैं। ओके, सेकंड है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग में विचारित प्रकरणों पर वीटो शक्ति का प्रयोग करता है।
एंड थर्ड है कि सीईसी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर केवल 3 है। ओके, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों, प्रादेशिक आयुक्तों के पद की सेवा संबंधी जो शर्तें हैं और उनका कार्यकाल ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आयोजन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां भारत के निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के अगर बीच मतभेद होता है तो आयोग के द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। दूसरे शब्दों में उसे राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके कार्यकाल के संबंध में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की बात कहीं को स्वीकार नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पद से मुक्त होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी केंद्र या राज्य के अधीन कोई अन्य पद धारण करने का पात्र नहीं होता? तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी एंड संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो इसका राइट आंसर है बी, ओनली 1। भारत के महान्यायवादी जो किसी भी पोस्ट पर बाद में काम कर सकते हैं, और आरपीएससी के मेंबर्स भी। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे केवल संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति ही इनको अपॉइंट करते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, हालांकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रसाद पर्यंत की बात करें तो राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इसके साथ ही जो महान्यायवादी होते हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कैग के बारे में। साथ ही पद मुक्त होने के पश्चात वे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद को ग्रहण करने के पात्र नहीं है। ओके, महान्यायवादी की बात करते हैं। महान्यायवादी सरकार के पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं है, उसे सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों में शामिल नहीं किया गया है और इसके अतिरिक्त उसके गैर सरकारी विधिक कार्य, ठीक है, इनको करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यूपीएससी का अध्यक्ष पद मुक्त होने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है और यूपीएससी के सदस्य जो हैं पद मुक्त होने के पश्चात यूपीएससी या एक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। ओके, जो अध्यक्ष है वो फिर से अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, लेकिन जो मेंबर्स हैं वो यूपीएससी या फिर किसी अदर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार या राज्य के अधीन कोई अन्य पद वो धारण नहीं कर सकते, यूपीएससी में ही वो रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में निम्न में से राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। तो यहाँ संसद और राज्यों के विधानमंडल, संघीय कार्यपालिका और राज्यों की कार्यपालिकाएं, थर्ड है नगर पालिकाएं और पंचायत, एंड 4 है LIC एंड ONGC जैसे प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर है 4, यानी 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शंस हैं। और स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल 12 से रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं आर्टिकल 12। तो यहाँ देखते हैं आर्टिकल 12 में किस किस को शामिल किया गया है। भारत सरकार और संसद अर्थात केंद्र सरकार का कार्यकारी और विधायी अंग, ठीक है, राज्य सरकार और विधानमंडल, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार भी आती है। तो केंद्र सरकार के तीनों जो भाग हैं, जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है ना, ये आते हैं दोनों।
और जुडिशरी को इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। और राज्य सरकार, उसका विधानमंडल जो है वो इसमें शामिल होता है, कार्यकारी और विधायी अंग। तो कार्यकारी में यहाँ पर आप मुख्यमंत्री को ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये ट्रस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ ही अन्य सभी जो प्राधिकरण हैं, यानी कि जो वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण हैं, ये इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, ये सारे जो प्राधिकरण हैं इनको बाद में शामिल किया गया है। जो बाद में कई सारे केसेस आए, उन केसेस के थ्रू इनको यहाँ पर शामिल किया गया था। क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि इस तरह के जो प्राधिकरण हैं वो भी आर्टिकल 12 में शामिल होंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, इस प्रकार सभी एजेंसियों को शामिल करने के उद्देश्य से राज्य को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है, अध्यक्षीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही नहीं है। सही नहीं है क्योंकि दोनों को ही अपोजिट कर दिया गया है। संसदीय प्रणाली जो है वो शक्ति पृथक्करण पर आधारित नहीं होती है। शक्ति पृथक्करण पर तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, जैसा कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और जो भी वहाँ गवर्नमेंट है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पर डिपेंड है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली हमेशा शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है। इट मीन्स विधायिका का कार्यपालिका से कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके साथ ही संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यकारी और विधायी अंग होते हैं इनके मध्य कोऑपरेशन होता है ना, और एक दूसरे के प्रति ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हम देखते हैं हमारे इंडिया में संसदीय शासन प्रणाली है और जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शंस को एक दूसरे को चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन ठीक नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 74-75 केंद्र में और आर्टिकल 163 एंड 164 राज्यों में संसदीय प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों को सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय में वर्गीकृत किया जाता है। और सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका अपनी नीतियों कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षीय में क्या होता है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों कामों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल में विधायिका से स्वतंत्र होती है, ठीक है। और इसी वजह से जो संसदीय प्रणाली है इसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल, उत्तरदायी सरकार या कैबिनेट सरकार के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ संसदीय सरकार की जो भारत में विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, नाम मात्र की यानी कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के शासक हैं, और वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री। ओके, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है और कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो होती है वहाँ पर जो मंत्रिपरिषद के मेंबर्स होते हैं वो विधायिका के मेंबर नहीं होते। ओके, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा सरकार का नेतृत्व किया जाता है। निम्न सदन यानी लोकसभा और विधानसभा का विघटन हो सकता है और ये अस्थायी सदन होते हैं एक तरह से। स्थायी सदन की बात करते हैं तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। उसके 1/3 जो मेंबर है ना हर दूसरे साल पर रिटायर्ड हो जाते हैं और उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में से किन सूचियों में उल्लिखित विषयों के संदर्भ में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग कर सकता है? तो यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची।
तो इसका राइट आंसर है बी, यानी केवल 1 और 2। 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है न केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्माण अपितु राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्माण का भी प्रावधान करता है। ओके, इसके बाद 23 राज्यों ने सरकारी राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन किया है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन विषयों के संदर्भ में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित किया गया है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग है तो वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर ही उसमें जो मानवाधिकारों के विषय हैं उनके उल्लंघन की ही जांच करेगा। हालांकि यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा हो या अन्य वैधानिक आयोग द्वारा की जा रही हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक बात है। सेकंड है, किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक दोनों ही ऑप्शंस 1 और 2 सही हैं। और नेगेटिव में बात की गई है, संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि संघ शब्द का कहाँ किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो संघ शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और भारत को आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये जो कहा गया था राज्यों का संघ, इसको संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। पहला, भारतीय संघ अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जिस तरह से अमेरिका जो है वो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद कुछ राज्यों ने मिलकर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाया जब वो ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा। तो उस वक्त एग्रीमेंट हुआ और कुछ राज्य, आई थिंक 17 स्टेट्स थे, उन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। धीरे धीरे करके उसमें राज्य जुड़ते गए और अब उसमें लगभग 50 स्टेट्स हैं। तो अमेरिकी संघ तो एक समझौते का परिणाम है, लेकिन भारत समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह संघ एक यूनियन है क्योंकि यह अविनाशी है। ओके, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ बोला जाता है हमारे भारत को। संपूर्ण देश समग्र रूप से एक अखंड इकाई है और जो केवल प्रशासन की सुविधा के लिए ही विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह अर्ध न्यायिक निकाय है। नंबर 2, इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। और थर्ड है, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान करता है और वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग का काम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी वित्त का बंटवारा होता है वो सभी देखता है वो। इसके साथ ही राज्यों को जो भी वित्त का आवंटन किया जाएगा उसके बारे में भी रिकमेंडेशंस वित्त आयोग देता है। वित्त आयोग को किसी व्यक्ति को समन जारी करने, उसकी उपस्थिति को प्रवर्तित कराने तथा किसी भी आधिकारिक न्यायालय से किसी भी प्रकार के सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करने से संबंधित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। ओके, इसके अतिरिक्त वित्त आयोग अधिनियम के अनुसार सीआरपीसी की धारा 480 एंड 482 के प्रयोजन के लिए भी वित्त आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। इसका गठन राष्ट्रपति हर 5वें साल पर करते हैं और सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 1+4 होते हैं और ये राष्ट्रपति के आदेश के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत पहली बार केशवानंद भारतीवाद में सामने आया। दूसरा, यह सिद्धांत भारतीय संविधान की कठोरता और नम्यता के बीच संतुलन को कमजोर करता है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के मूल ढांचे या मूल संरचना का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के क्रमिक विकास को दीर्घकाल तक प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती के जो केस हुआ था उसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर विशिष्ट सीमा निर्धारित की और ये निर्दिष्ट किया कि कोई भी संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यानी कि चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं संविधान में, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। यह संसद को संविधान के किसी या सभी भागों में संशोधन करने की अनुमति देता है तथा क्या कोई संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है और मूल ढांचे का गठन किन तत्वों से मिलकर होता है, इन सभी बातों को डिसाइड करने के लिए न्यायपालिका एक अंतिम प्राधिकारी को के रूप में नियुक्त करता है। और बाकी 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में मूल ढांचे के सिद्धांत को की सविस्तार व्याख्या की है और सबसे पहला जो केस था वो केशवानंद भारती का ही था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि पहली बार केशवानंद भारतीवाद में एक सिद्धांत सामने आया था, ये ठीक है। और कठोरता और नम्यता के बीच संतुलन को कमज़ोर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है? आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शंस हैं 4। ए है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस तरह से प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य निर्धारित करे। बी, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सी, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। एंड डी, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे एंड जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में कार्य कर सके। तो यहाँ पर जो सी है ये भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29 और 30 की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है और उसमें ये बात कही गई है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो राइट है। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। ये दो ही आर्टिकल हैं। 29 तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है, और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना वो कर सकते हैं, ये उनका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संवैधानिक संशोधन 368 के कार्यक्षेत्र से बाहर है? ओके, फर्स्ट है नागरिकता की समाप्ति, सेकंड है राज्यों में विधान परिषदों का गठन, ओके, एंड थर्ड है राज्य की नीति के नए निदेशक तत्वों का समावेश। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2। संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा संविधान के कई उपबंधों में चेंजेस किए जाते हैं। अब 368 के कार्यक्षेत्र के बाहर ये संशोधन होते हैं। ठीक है, इन उपबंधों में शामिल है जो साधारण बहुमत से हो रहे हैं, राज्यों में विधान परिषदों का गठन, उनकी समाप्ति, नागरिकता का अर्जन और उनकी समाप्ति।
अब कई कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा होते हैं। विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 मेंबर। तो कुल सदस्यता का आशय रिक्तियों या अनुपस्थितियों को ध्यान में रखे बिना सदस्यों की कुल संख्या से है जो उस वक्त हाउस में है। इस प्रकार से संशोधित किए जा सकने वाले उपबंधों में शामिल हैं मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को उनसे वंचित रखा गया है? संसद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। नंबर 2, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एंड नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है और जो विदेशी नागरिकों को नहीं मिले हुए हैं, जैसे आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में अफसर की समता का अधिकार देता है। ठीक है। आर्टिकल 19 जो वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, आवाज, संरक्षण, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। तो ऑप्शन 2 ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, इसके साथ और भी हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनावों में मत देने का अधिकार, संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ये ऑप्शन 1 राइट हो गया। देन कुछ सार्वजनिक कार्यालयों अर्थात भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी तथा राज्य के महाधिवक्ता का पद ग्रहण करने हेतु पात्रता। देन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किया गया। एजुकेशन का राइट तो विदेशियों को दिया गया है, तो 3rd जो है वो राइट नहीं है। ओनली 1 और 2 राइट है, चुनाव लड़ने का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति का। एजुकेशन आपने देखा होगा, काफ़ी सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर फॉरेनर्स भी आपने देखे होंगे जो पढ़ने आते हैं, तो एजुकेशन का राइट तो उनको मिला हुआ है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ओके, तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुनिश्चित करना, देन समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता देना। 3rd है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानताएं कम करना। एंड 4th है हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुनिश्चित करना एंड समान न्याय को बढ़ावा देना, निःशुल्क विधिक सहायता। तो आप DPSP यहाँ देख सकते हैं। 4 मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे उनके साथ ही यहाँ पर कुछ DPSP जोड़े गए थे। 42nd जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A इनको जोड़ा गया है। देन 44th जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें 38(2) इसको जोड़ा गया, डिटेल आप पढ़ सकते हैं। 97th जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें 43B को जोड़ा गया था। एंड 86 जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें आर्टिकल जो 45 है इसके विषय को परिवर्तित कर दिया गया था। 86 जो अमेंडमेंट हुआ था इसके बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया था, जो मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला जो मेरा वीडियो था उसे मैंने डिस्कस किया था कि इसके तहत फंडामेंटल राइट्स में क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या जोड़ा गया, DPSP में क्या जोड़ा गया, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह भारत में विधि के शासन की नींव रखता है। एंड 2, यह एकमात्र मूल अधिकार है जिसकी प्रकृति निरपेक्ष है। तो इसका राइट आंसर है A यानी केवल एक। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है और यह भारत के संविधान के लिए विधि के शासन की नींव रखता है। तो इसके लिए आप आर्टिकल 14 देख सकते हैं वीडियो, जिसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं और बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो मैच करना है, तो देखते हैं क्या मैच कर रहा है। तीसरी अनुसूची परिलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार, नहीं ये रॉन्ग है क्योंकि तीसरी अनुसूची में तो शपथ दी हुई है। चौथी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, नो ये भी रॉन्ग है क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो राज्यों के स्थानों का आवंटन है उसकी बात की गई है। ओके, देन नौवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता, नो नो नो, नौवीं अनुसूची में जो भूमि सुधार है उससे संबंधित बात कही गई है, तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी नहीं है। देख सकते हैं आप तीसरी अनुसूची, मैंने थर्ड शेड्यूल कराया है आपको तीसरी अनुसूची। हाँ, तो उसमें किस किस की शपथ के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के प्रत्याशी जो संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो राज्य मंत्री हैं, और राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये सभी आते हैं, इनकी शपथ है। ओके, चौथी अनुसूची में राज्यों के शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। और आप देख सकते हैं दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते है, वेतन 2, ठीक है, दूसरी अनुसूची वेतन 2। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार जमींदारी प्रणाली से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल पर आधारित है। जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त 8 ही अनुसूचियाँ थी, 9, 10, 11, 12 इनको बाद में जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट है सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रकरण को जांच के लिए उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाना होता है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन जो 1 है वो राइट है। सूचना आयोग में राज्य का एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। 1+10 होते हैं, 10 से अधिक नहीं होंगे। उन्हें राज्यपाल के द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाता है। समिति में कौन कौन होता है? आरपीएससी में तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कमेटी है ये, तो इस कमेटी में कौन कौन शामिल होता है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री होता है। ओके, ऑप्शन जो 2 है, स्टेटमेंट 2 जो था वो राइट नहीं है, क्योंकि राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर हटा सकता है। इन मामलों में राज्यपाल द्वारा प्रकरण को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाना होता है। यदि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद हटाने के कारण की पुष्टि करता है या उसका सजेशन देता है तो राज्यपाल उसे हटा सकते हैं, लेकिन उसे जो भी रिपोर्ट भेजनी होगी ना जांच के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, 60 क्वेश्चन तक। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और लेवल थोड़ा सा हाई है, बट चीज़ें अगर समझ ली जाए ना तो बहुत इजी है। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी हुई है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।